गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बट लास्ट लेक्चर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो भी था लास्ट वीडियो में हमारी। चलिए आज जो बेटा हम लोग वीडियो पढ़ेंगे वो कुछ क्वेश्चंस हैं अलग से जो एग्जाम के आए हुए हैं। मॉडल वर्क पे जो आपका टॉपिक चल रहे थे वो कल वाली वीडियो में जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है सर। अब बेटा एक बात यहाँ पर आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, समझना इस बात को। अब जो मैं यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन डील कर रहा हूँ, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। अब जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डील करूंगा, चाहे वो टॉपिक वाइज आए, चाहे वो मिसलेनियस होकर आए, मिक्सअप होकर आए पूरे ग्रामर का, लेकिन जो भी क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा, उसका बैकग्राउंड, वो मैं कंप्लीट डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। चाहे वो आप लोगों ने पहले पढ़ा है, चाहे पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन जो भी क्वेश्चंस हैं और उनके पीछे का जो भी बैकग्राउंड, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो सारा कुछ आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इट इज raining like cats and dogs. If the sun is shining, we would go out for a picnic. It is your first sentence कि it is raining like cats and dogs. If the sun is shining, we would go out for a picnic. अब आप में से कई बच्चों ने इस सेंटेंस में जो एरर है वो फाइंड आउट कर भी लिया हो, कहां पर क्या करेक्शन करना है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं करा बेटा, वो मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करना। एक्चुअल में इस सेंटेंस में आपके पास दो एरर्स हैं। एक तो काफी इजी एरर है, दूसरे में थोड़ा आप लोग कंफ्यूज होंगे। उसी को समझाने के लिए सेंटेंस में आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। तो सबसे पहले जो आप लोग हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जाएंगे बेटा, दैट इज अबाउट लाइक। हम बात करेंगे लाइक की। तो सबसे पहली बात तो ये समझना कि लाइक का यूज दो तरीके से होता है, एज अ वर्ब और एज अ प्रेपोजिशन। जब ये वर्ब होता है बेटा तो इसका मतलब होता है पसंद करना, और जब ये प्रेपोजिशन होता है तब इसका मीनिंग होता है के जैसे। लाइक का यूज दो तरीके से होता है, या तो सर ये वर्ब होता है या प्रेपोजिशन होता है। जब वर्ब होता है तो मीनिंग होता है पसंद करना, जब प्रेपोजिशन होता है तो मीनिंग होता है के जैसे। अब जो ये लाइक आपके सामने लिखा हुआ है, सबसे पहले आप लोग ये सेंस लगाइए कि ये लाइक जो यहाँ पर है ये वर्ब है, या यहाँ पर लिखा हुआ लाइक ये प्रेपोजिशन है। तो सर सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम सेंटेंस में वर्ब का यूज करते हैं तो वर्ब के पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा भैया? वर्ब को किसी न किसी सब्जेक्ट की डिमांड होती है। अब सर अगर ध्यान से आप लोग देख पा रहे हैं, सर वर्ब तो यहाँ पर ये आईएनजी में जुड़ा हुआ है, और इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या दे रखा है भैया? इट। तो सर ये इट सब्जेक्ट तो दे रखा है, लेकिन ये जो इट सब्जेक्ट है ये रेनिंग का सब्जेक्ट है, ना कि इस लाइक का। तो अगर लाइक के लिए सब्जेक्ट नहीं दिया गया तो इट मीन्स कि ये लाइक जो है सर चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये वर्ब तो बनने से गया। ये वर्ब तो है नहीं है। यहाँ पर मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये वर्ब होता तो वर्ब बेटा डिमांड करता है सब्जेक्ट की, और जब तक सेंटेंस में वर्ब के लिए सब्जेक्ट नहीं है, जो सब्जेक्ट इट दे रखा है बेटा ये रेनिंग का सब्जेक्ट है, ना कि लाइक का। अब जब तक इसका सब्जेक्ट नहीं है तब तक ये वर्ब तो रहा नहीं, तो ये क्या बना मजबूरी में भैया? प्रेपोजिशन बना। अब इतना हम सभी लोग जानते हैं कि सर अगर प्रेपोजिशन बनता है तो प्रेपोजिशन के साथ हमें डिमांड होती है किस चीज की बेटा? ऑब्जेक्ट की। कि प्रेपोजिशन अगर सेंटेंस में लिखा जाएगा सर तो प्रेपोजिशन के साथ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का लिखा जाना कंपलसरी होता है। और इतना हम सभी लोग जानते हैं कि सर ऑब्जेक्ट बनने की जो काबिलियत होती है दैट इज इधर इन नाउन और इन प्रोनाउन। कि सर अगर आप सेंटेंस में किसी चीज को ऑब्जेक्ट बना सकते हो तो या तो आप नाउन को ऑब्जेक्ट बना सकते हो या आप प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बना सकते हो। लाइक प्रेपोजिशन रहा। अब रही बात इसी जो आगे लिखा हुआ है इसके साथ कैट्स एंड डॉग्स की, तो बेटा ये बात थोड़ा ध्यान समझना। कैट्स ये दो फ्रेजेस है, एक तो होता है आपका ये कैट्स
एंड डॉग्स, और एक होता है बैग एंड बैगेज। ये आप लोगों ने याद करे होंगे जरूर, कहीं ना कहीं पर रटवाए जरूर गए होंगे आप लोगों को कि दो फ्रेजेस होते हैं, कैट्स एंड डॉग्स एंड बैग एंड बैगेज। अब बात ये है कि सर ये जो कैट्स एंड डॉग्स और बैग एंड बैगेज दो फ्रेजेस आपके सामने लिखे हुए हैं, इसमें होता ये है बेटा कि ये कैट्स एंड डॉग्स है, इसका मतलब होता है मूसलाधार, मूसलाधार बारिश। और ये बैग एंड बैगेज का मतलब होता है सामान, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं बोरिया बिस्तर के साथ। अब समझना ये, जैसे मैं आप लोगों के सामने बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना। मैं आपसे बोलता हूं कि मूसलाधार बारिश हो रही है, क्या बोला गया? मूसलाधार बारिश हो रही है। तो बारिश हो रही है कैसे? मूसलाधार। तो ये बेटा मूसलाधार जो है ये आंसर किसका बन रहा है? कैसे का, कि बारिश हो रही है, कैसे हो रही है? मूसलाधार हो रही है। और सर इतना हम सभी लोग जानते हैं कि जो कैसे होता है मतलब आंसर ऑफ हाउ जो होता है ये क्या होता है बेटा? एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। इतना हम सभी लोग पढ़ चुके हैं। जैसे दोबारा मेरी बात को सुनना, मैं आपसे बोलता हूं कि मूसलाधार बारिश हो रही है, तो बारिश तो हो रही है लेकिन कैसे हो रही है? सर मूसलाधार हो रही है। तो कैसे का आंसर मतलब आंसर ऑफ हाउ जो बनता है बेटा, दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर। मतलब मेरे सीधा बात का कहने का ये हुआ कि ये कैट्स एंड डॉग्स और बैग एंड बैगेज जो होते हैं बेटा, ये होते हैं हम लोगों के एडवर्ब्स। कैट्स एंड डॉग्स भी एडवर्ब फ्रेज होता है और बैग एंड बैगेज भी एडवर्ब फ्रेज होता है। अब मुझे आप फटाफट जवाब देंगे, अगर सेंटेंस में एडवर्ब लिखा हुआ है तो क्या आप किसी एडवर्ब के पहले प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हैं? बोलो बेटा फटाफट से, क्या किसी एडवर्ब के पहले प्रेपोजिशन का यूज हो सकता है? नहीं हो सकता। एंड द रीजन कि सर अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन आएगा तो प्रेपोजिशन डिमांड करेगा ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है। एडवर्ब कभी ऑब्जेक्ट बन नहीं पाएगा, तो हम लोग एडवर्ब के पहले कभी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। इसलिए कैट्स एंड डॉग्स और बैग एंड बैगेज के पहले कभी भी किसी भी प्रेपोजिशन का यूज करने से मना किया जाता है। जो लोग याद करते हैं बातों को, मैं उनको बताता हूं आप लोग किस तरीके से बात याद करवाई गई होगी कि लाइक प्लस कैट्स एंड डॉग्स और विद प्लस बैग एंड बैगेज, इस तरीके से लिखकर बताया गया होगा कि लाइक कैट्स एंड डॉग्स एंड विद बैग एंड बैगेज में कि सिर्फ कैट्स एंड डॉग्स के पहले लाइक का यूज नहीं होता है और बैग एंड बैगेज के साथ विद का यूज नहीं होता है। जी क्यों नहीं होता है भैया? इंग्लिश से याद कर लो, रूल है। लेकिन भैया ऐसा कुछ नहीं है, रीजन आपके सामने है कि कैट्स एंड डॉग्स और बैग एंड बैगेज दोनों एडवर्ब फ्रेज होते हैं। एडवर्ब किसी भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं, इसलिए हम लोग कैट्स एंड डॉग्स और बैग एंड बैगेज जैसी एडवर्बियल फ्रेज के पहले किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। तो बेटा कैट्स एंड डॉग्स लिखा हुआ था मतलब एडवर्ब। अब अगर ये एडवर्ब बन रहा है सर तो इसके पहले प्रेपोजिशन की तो होगी कहानी खत्म। इतनी बात समझ में आ गई है? दोबारा सुन लीजिए बेटा एक बार बात को जल्दी जल्दी जरा। लाइक का यूज इंग्लिश ग्रामर में दो तरीके से, या तो वर्ब या प्रेपोजिशन। वर्ब है तो मीनिंग पसंद करना, प्रेपोजिशन है तो मीनिंग के जैसे। ठीक। अब अगर वर्ब बनेगा तो वर्ब किसकी डिमांड करता है बेटा? सब्जेक्ट की। तो मैंने सोचा कि यार सर कहीं ये लाइक वर्ब तो नहीं है, लेकिन अगर ये वर्ब होता तो बेटा किसकी डिमांड करता? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट सर इट दे रखा था, लेकिन वो इट बेटा लाइक का सब्जेक्ट नहीं था, वो रेनिंग का सब्जेक्ट था। रेनिंग का सब्जेक्ट होने का मतलब ये था कि सर सेंटेंस में लाइक का तो सब्जेक्ट दे नहीं रखा है। अब लाइक का सब्जेक्ट नहीं दे रखा है का मतलब ये हुआ कि ये लाइक कुछ भी है लेकिन वर्ब नहीं है। अब अगर ये वर्ब नहीं है तो क्या बनेगा भैया? प्रेपोजिशन बनेगा। अब अगर ये प्रेपोजिशन बनेगा तो प्रेपोजिशन किसकी डिमांड करेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या क्या बनते हैं? नाउन या प्रोनाउन। अब आगे जो कैट्स एंड डॉग्स लिखा हुआ था सर क्या बन रहा था बेटा? ये कैट्स एंड डॉग्स एंड बैग एंड बैगेज, आंसर ऑफ हाउ, कैसे का आंसर बनते हैं। और कैसे का आंसर हमेशा एडवर्ब, और एडवर्ब के पहले प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है क्योंकि एडवर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन पाते हैं। इसलिए पहला एरर तो हो गया ये कि कैट्स एंड डॉग्स के पहले लाइक का यूज गलत माना जाता है। ठीक सर। अब इसमें जो दूसरा एरर दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, वो थोड़ा समझना ज्यादा अच्छा है। उसी पर बेस्ड क्वेश्चन एक्चुअल में था ये, मैंने अपनी तरफ से इसमें एक एरर डाला था जानबूझकर सिर्फ ये डिस्कस करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में इस बात पर बेस्ड, कैट्स एंड डॉग्स एंड बैग एंड बैगेज के, तो ध्यान रखिएगा इसका।
नाउ कम टू द सेकेंड एरर। अब इसमें आप लोगों को सेकेंड एरर फाइंड आउट करना है। कोशिश कीजिए जरा फटाफट से, क्या हो सकता है कि इफ द सन इज शाइनिंग वी वुड गो आउट फॉर अ पिकनिक। अब बेटा इसमें जो सेकेंड एरर है ना, वो आप में से कई बच्चे पढ़ चुके हैं और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो आप ध्यान सुनना। लेकिन उससे पहले एक बात और सुन लीजिए, आपको जो मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा, मतलब मॉडल वर्ब होगा, या जो मैं अगला वीडियो लेकर आने वाला हूँ या तो मॉडल वर्ब से रिलेटेड होगा या वो होगा बेटा आपका इस पर बेस्ड, कंडीशनल सेंटेंसेस पर। एंड आई अश्योर यू कि जो वीडियो अपलोड में लेकर आऊंगा, सेकंड लेक्चर जो लेकर आऊंगा और जो मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ, जो बच्चे उससे पहले पढ़ चुके हैं, जैसे मैं आपसे रेगुलर बैचेस में बोलता भी हूँ कि अगर मैं कुछ भी टॉपिक इंट्रोड्यूस करूंगा तो उसमें पहले के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ चीजें ऐड जरूर हो जाती है। तो बेटा जिन लोगों ने कंडीशनल पहले मुझसे पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हैं वो अगला वीडियो जरूर देखना, उसमें कंडीशनल सेंटेंस को मैं एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि इसमें मुझे कंडीशनल का ध्यान इसलिए आ गया क्योंकि इस सेंटेंस में जो सेकंड एरर है वो कंडीशनल को लेकर ही है, ठीक है। तो अगले वीडियो में कंडीशनल सेंटेंसेस को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। चलो बेटा, इफ द सन इज शाइनिंग वी वुड गो आउट फॉर अ पिकनिक। अब यहां पर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है पहले वो मेरी बात को समझना। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्रेजेंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब फ्यूचर और प्रेजेंट और इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पास्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 वुड प्लस V1 या माइट प्लस। मतलब क्या है बात, बेटा वो समझना। स्ट्रक्चर दो और बनते हैं इफ के, पहले इन दो को समझ लीजिए कि इफ के बाद दिए हुए क्लोज में यदि प्रेजेंट टेंस है, इफ के बाद लिखी हुई वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस की है तो दूसरे क्लोज में हम लोग या तो सर लिखते हैं फ्यूचर टेंस को या लिखते हैं हम प्रेजेंट टेंस को। अब यहीं पर कई बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि सर कब फ्यूचर लिखना है कब प्रेजेंट लिखना है। बेटा तो उसके लिए मैं बोल चुका हूँ, अगला वीडियो कंडीशनल सेंटेंस का आएगा, उसमें ये बात हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। अभी के लिए इतनी बात ध्यान रखना कि इफ के बाद लिखा हुआ क्लोज अगर प्रेजेंट टेंस में है तो दूसरे क्लोज में या तो हम लोग यूज करेंगे फ्यूचर टेंस का या फिर यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस का। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब आते हैं दूसरी बात पर कि सर अगर इफ के बाद लिखा हुआ वर्ब अगर कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो दूसरे क्लोज में या तो वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या माइट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इतना आप सभी लोग जानते हैं, वुड विल का पास्ट हुआ, कुड कैन का पास्ट होता है, माइट मे का पास्ट होता है। जब इधर से पास्ट शुरू करा है तो एक रूल आप लोग सभी लोग जानते हैं, सबको पढ़ाया जाता है डबल पास्ट का, कि सर अगर सेंटेंस शुरू पास्ट से करना है तो खत्म भी कहां पर जाकर करते हैं बेटा, बोलो फटाफट। अगर शुरू पास्ट से करेंगे तो खत्म भी पास्ट में ले जाकर करना पड़ेगा। अब इधर शुरू पास्ट से किया तो बेटा इधर पास्ट ही लिखना पड़ता, इसलिए विल का पास्ट वुड हो गया, कैन का पास्ट वुड हो गया और मे का पास्ट माइट हो गया। तीनों मॉडल वर्ब होते हैं और ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि मॉडल वर्ब का यूज हुआ है तो मॉडल वर्ब के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो बात ये है पानी कि अगर इफ के बाद प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है तो दूसरे क्लोज में या तो हम लोग लिखेंगे फ्यूचर या लिखेंगे प्रेजेंट। लेकिन अगर इफ के साथ हम लोगों ने पास्ट का यूज कर रखा है तो मेन क्लोज में या तो वुड प्लस V1 या कुड प्लस V1 या फिर माइट प्लस V1 का यूज होता है। अब आ जाओ अपने सेंटेंस पर बेटा कि इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इफ द सन इज शाइनिंग वी वुड गो आउट फॉर अ पिकनिक। एंड आई होप कि अब आपको इसमें एरर दिखाई जरूर दिया होगा। इफ का यूज हुआ था बेटा, इफ के बाद आप लोगों ने लिखा हुआ है क्या, इज प्रेजेंट है या पास्ट है? ऑब्वियस है प्रेजेंट है। कि अगर इफ के बाद प्रेजेंट लिखा हुआ है तो आगे वाले वर्ब में क्या बेटा वुड का यूज हो सकता है? वुड तो तब जब पहले पास्ट है। अब अगर इधर प्रेजेंट है तो सर या तो ये वुड गलत करो, या तो यहां पर ये वुड गलत है कि आप या तो वुड की जगह पर विल लिखिए या वुड को हटाकर वो लिख दो, वो प्रेजेंट का काम कर देगा। समझ रहे हैं ना, वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में अकेला भी आएगा तो प्रेजेंट का काम करेगा। कि सर या तो वुड का विल करिए
या फिर वुड को हटाओ, सीधे गो से काम चलाओ, क्योंकि इफ के बाद आपने लिखा हुआ है प्रेजेंट। ये तो गया एक तरीका बात को सोचने का। अब आते हैं दूसरी बात पर कि सर ऐसा सोच कर देखो रिवर्स में, अगर मैं इधर वाले वुड को सही मान लूं, जो यहाँ पर वी के बाद वुड लिखा हुआ है, अगर मैं इस वुड को सही मान लूं तो ये जो इफ के बाद प्रेजेंट है इसको पास्ट करने पर तो कहानी सही हो सकती है। मतलब क्या है बात को वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, इसको नोट कर लेना बेटा वीडियो पॉज वगैरह करके, ठीक है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ बात आपको। कि if he comes here I would help him, ये सेंटेंस इफ ही कम्स हियर आई वुड हेल्प हिम। अब बेटा इस सेंटेंस को पढ़ो और इसमें दिमाग लगाओ जरा कितने तरीके से सेंटेंस सही हो सकता है। तो देखो सबसे पहला तो यही है कि सर इफ का यूज हुआ है, इफ के बाद आपने लिखा है कम्स, कम्स का मतलब प्रेजेंट हुआ। अब अगर इफ के बाद प्रेजेंट है तो आप इस वुड को विल में कन्वर्ट कर दीजिए, विल फ्यूचर हो जाएगा। इफ के बाद प्रेजेंट आया, मेन क्लोज में फ्यूचर लिख दिया, तब सही है, पहला तरीका। दूसरा तरीका सर आप एक काम कीजिए, आप यहां से इस वुड को हटा दो, सीधा सीधा हेल्प हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, इफ के बाद प्रेजेंट है तो आगे प्रेजेंट भी सही है, इफ के बाद प्रेजेंट है तो आगे फ्यूचर भी सही है। अब एक तीसरा तरीका सोच कर देखो, तीसरा तरीका यह है बेटा, इस क्लोज को ऐसे लिख दो, आई वुड हेल्प यू। अगर मैं इस वुड को सही मान रहा हूं तो सर इसको पास्ट भी तो बनाया जा सकता है। पास्ट बनाने का मतलब आप इस कम्स का एम भी तो कर सकते हैं कि अगर इफ के बाद आपने पास्ट लिखा है तो मेन क्लोज में वुड भी तो सही माना जा सकता है। वही मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सर आप इस को सही मानकर इस वुड का विल बना रहे हो, आप इस वुड को सही मानकर इसको भी तो पास्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पास्ट में कन्वर्ट करने का मतलब इस की जगह पर वॉज या वर्ब भी तो आ सकता है। हालांकि इतना सभी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते वो समझ लेना। याद रखना कल वाले लेक्चर में आपको बताया जाएगा इफ के बाद सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, सिंगुलर या प्लूरल हो, हम कभी भी वॉज का यूज नहीं करते हैं, बहुत कॉमन बात है। इफ के बाद सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, वॉज तो कभी कभी आना ही नहीं होता है, आएगा तो वर्ब ही आएगा, वॉज तो आता भी नहीं है कभी, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है। तो वर्ब भी तो आ सकता है सर, रीजन है बेटा इसका वर्ब आने का, यहाँ पर वॉज क्यों नहीं लिखते हम लोग, ये कंडीशनल है। कल वाले लेक्चर को हम लोग इसी में पढ़ेंगे, कल वाले लेक्चर में यही बात पढ़ाई जाएगी। ये सब बातें तो दोनों ही पॉसिबल है ना, आप इसको सही मानकर वुड का विल भी कर सकते हैं, आप वुड को सही मानकर इसका वर्ब भी कर सकते हैं। मतलब प्रेजेंट को सही मानकर पास्ट को फ्यूचर बना दो, या इस वुड को सही मानकर प्रेजेंट का पास्ट बना दो। तो आप सर करें तो करें क्या। अब बेटा एक बात थोड़ी ध्यान से समझना, देखो यही थोड़ा डीप जाएगी बात, ये सभी के लिए शायद नहीं हो, नया कॉन्सेप्ट हो जो मैं अब डिस्कस कर रहा हूं। देखिए इफ ही कम्स हियर आई विल हेल्प यू, ठीक सर। और if he came here I would help you। अगर आप बेटा इन दोनों ही सेंटेंसेस को ध्यान से, अच्छा एक बात सुनना मेरी, अभी जैसे हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसके बाद अभी टाइम भी हो जाएगा 20-25 मिनट, और 30-35 मिनट की वीडियो अपलोड हो पाती है, तो बाद में बच्चे कहते हैं सर आपने एक ही क्वेश्चन या 2-3 ही क्वेश्चन पढ़ाए थे। बेटा क्वेश्चन भले ही कम थे लेकिन कॉन्सेप्ट जो डिस्कस होते हैं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये नहीं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हम लोग कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि कॉन्सेप्ट का वेरिएशन हम लोग कितना पढ़ रहे हैं, उसको ध्यान रखना, ठीक है। अभी जो आपके सामने दो सेंटेंस है कि इफ ही कम्स हियर आई विल हेल्प हिम एंड इफ ही केम हियर आई वुड हेल्प हिम, अगर आप इन दोनों ही सेंटेंसेस को ध्यान से देखते हो तो सर इफ के बाद प्रेजेंट यहां पर लिखा हुआ है, इफ के बाद प्रेजेंट आया तो मेन क्लोज में फ्यूचर, सही मतलब सेंटेंस करेक्ट। यहां पर इफ के बाद पास्ट आया, मेन क्लोज में वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, मतलब सेंटेंस ये है। अब आप एक काम करिए, मैं अभी एक्सप्लेन कर ही रहा हूं इसको, आप सेंस लगाइए और मुझे बताइए इन दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग में क्या डिफरेंस है। सोचिए जरा फटाफट से।
लाओ सर पानी दे दो। देखो बेटा, इसमें डिफरेंस जो है ना वो ये है, इफ ही कम्स हियर आई विल हेल्प हिम, कि यदि वह यहाँ आता है तो मैं उसकी सहायता करूंगा। अब इसी बात को लॉजिकली थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए और समझने की कोशिश करना। यदि वह यहाँ आता है तो मैं उसकी सहायता करूंगा, ये वाक्य काल्पनिक है या अभी आप उसके आने की संभावना की बात कर रहे हो? यदि वह यहाँ आता है तो मैं उसकी सहायता करूंगा, एक्चुअल में ना ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन वीक पॉसिबिलिटी, मतलब पॉसिबिलिटी मानिए आप इसको, संभावना होती है कि इफ के बाद अगर प्रेजेंट टेंस लिखा है तो इसको हम लोग कभी भी काल्पनिक वाक्य नहीं कहते, इमेजिनेटरी सेंटेंसेस नहीं कहते, इमेजिनरी सेंटेंसेस नहीं बोलते हैं, इनको कहा जाता है पॉसिबिलिटी, संभावना को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन अब चलो इस पर आइए, इफ ही केम हियर, यदि वह यहां आया होता, अब इस बात को समझो, यदि वह यहां आया होता तो मैं उसकी सहायता कर देता। यदि वह यहां आया होता, ये संभावना है, ये कल्पना है। यदि वह यहां आया होता, यदि वह एक प्रधानमंत्री होता, ऐसा समझ लो, यदि वह एक प्रधानमंत्री होता तो वह ऐसा कर देता। यदि वह एक पक्षी होता तो वह आकाश में उड़ता। मतलब बात का सीधा सीधा सा है कि सर ये जो होता है, जब इफ के बाद आप पास्ट टेंस लिखते हो तो बेटा ये होता है इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन हम लोग किसको बोलते हैं? इमेजिनेशन किसको बोलते हैं? हिंदी में नहीं पूछ रहा हूं बेटा, इंग्लिश में बोलना चाहिए। इनको बोलते हैं नॉन रियल एक्शंस को। नॉन रियल एक्शंस को मतलब ऐसे एक्शंस को जो फैक्ट नहीं है, जो वास्तविक नहीं है, जो वास्तव में नहीं हुए हैं या नहीं हो सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इमेजिनेशन, उनको हम लोग बोलते हैं कल्पना। यदि वह यहां आया होता का मतलब वह यहां आया नहीं है। यदि वह यहां आया होता मतलब वह यहां आया नहीं है। आया नहीं है का मतलब यह है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? इमेजिनेशन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं किस चीज की? एक नॉन रियल एक्शन की। ये हुआ ही नहीं है। हुआ हो तो हम लोग ऐसे थोड़ा बोलते यदि वह यहां आया होता, हम तो बोलते ना वह यहां आया था, तो वो रियल एक्शन होता। इफ के साथ लिखा हुआ अगर पास्ट टेंस है बेटा तो वो हमेशा नॉन रियल सेंटेंस होता है, दैट इज कॉल्ड इमेजिनेशन, कल्पना बोलते हैं उसको। अब ध्यान समझने की बात, ये बहुत काम का पॉइंट है कि इफ के बाद अगर प्रेजेंट है तो वो पॉसिबिलिटी होता है, इफ के बाद अगर पास्ट है तो वो इमेजिनेशन होता है, नॉन रियल एक्शन होता है। अब जरा इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इफ द सन इज शाइनिंग वी वुड गो आउट फॉर अ पिकनिक। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब ये होना कि मूसलाधार बारिश हो रही है। इफ द सन इज शाइनिंग, अगर सूरज सन शाइन कर रहा होता तो हम पिकनिक के लिए जाते। अब बेटा एक बात में ध्यान समझो, हम लोग बात कर रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, बारिश हो रही है। अब बारिश हो रही है वो भी कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश हो रही है, और आप बात कर रहे हो किस चीज की? सन के शाइन करने की, सूरज के चमकने की। तो अगर मूसलाधार बारिश हो रही तो सूरज के चमकने की संभावना है। बारिश होगी तो सूरज क्या शाइन करता है? क्या सूरज दिखता है? नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है सर। इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात जो है ये नॉन रियल, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बात सोचकर देखिए आप, अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ द सन इज शाइनिंग at 8 PM we would see the thief। बताना जरा, if the sun is shining at 8 PM we would see the thief। if का यूज हुआ है, if के बाद लिखा हुआ है प्रेजेंट, मेन क्लोज में लिखा हुआ है would, तो इतना तो पक्का है गलत है। अब मुझे बताओ 8 बजे सूरज के साइन करने की पॉसिबिलिटी है? कहीं से कहीं तक संभावना है कि रात को 8 बजे सूरज चमक जाए? मतलब ही नहीं होता सर, नॉन रियल सिचुएशन। और नॉन रियल सिचुएशन है तो बेटा पास्ट लिखना पड़ेगा, और मैं पहले ही बोल चुका हूं इफ के बाद अगर पास्ट लिखना है तो वॉज की कहानी खत्म, एक ही ऑप्शन बचता है, दैट वाज वर। सेम कहानी आपके साथ यहां पर थी बेटा कि कैट्स एंड डॉग्स अगर है, बारिश हो रही है और सन के साइन करने की आप बात कर रहे हो, दैट इज नॉट ए पॉसिबिलिटी, दैट इज अ नॉन रियल सिचुएशन। तो आप यहां पर इज नहीं लिखेंगे, आप यहां पर लिखेंगे वर। हाँ, अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है कि सर अगर सेंटेंस सिर्फ इतना ही लिखा हुआ होता,
अगर सेंटेंस सिर्फ इतना ही होता कि इफ द सन इज शाइनिंग वी वुड गो आउट फॉर अ पिकनिक। अगर सेंटेंस सिर्फ इतना होता, इफ द सन इज शाइनिंग वी वुड गो आउट फॉर अ पिकनिक। अब तो सीधी सी बात है, सिर्फ हो सकता है संभावना हो कि अगर सूरज चमक रहा होता तो हम पिकनिक के लिए जाते। क्या पता हम बात कर रहे हो सुबह के 8-9 बजे की कि इस समय सूरज निकल चुका होता, जो कि निकल जाता है, तो हम पिकनिक के लिए चले जाते अब तक। तो फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है, और पॉसिबिलिटी हो सकती है तब आप यहाँ पर वुड का बिल कर सकते हैं। लेकिन बेटा बात जो हो रही थी, बात होती है इस कॉन्टेक्स्ट में, बारिश के कॉन्टेक्स्ट में। तो बारिश के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात हो रही है तो सूरज का चमकना नॉन रियल हो, नॉन रियल हुआ तो इफ के बाद प्रेजेंट नहीं पास्ट आएगा। ठीक है सर, तो इतनी बात ध्यान रखना बेटा कि इफ के बाद अगर प्रेजेंट लिखा हुआ है तो वो पॉसिबिलिटी होता है, और इफ के बाद अगर पास्ट लिखा हुआ है तो वो दैट इज अ कंप्लीटली नॉन रियल सिचुएशन। इज दैट क्लियर? ये जो मैंने आज आपका टॉपिक लिया था, आपका एक्चुअल में क्वेश्चन तो बनाया गया था, टॉपिक जो था वो ये था। मैं इसको थोड़ा सा बताना चाह रहा था आप लोगों को कल की क्लास के लिए बेस डेवलप करने के लिए। तो कल वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, दैट इज कंडीशनल सेंटेंस। मैं फिर से बता रहा हूं, कल कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाए जाएंगे। और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बोला भी था बेटा कि मैं अब वीडियोस में थोड़ी कंसिस्टेंसी लेकर आऊंगा, वीडियोस थोड़ा रेगुलर बेस पर आएंगी, रेगुलर पीरियड पर आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो आप ट्रस्ट कीजिए, आपको कल भी वीडियो डेली मिले, मतलब कल भी वीडियो जरूर मिलेगा, और वीडियोस में डेली ही अपलोड किया करूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने काफी है। थैंक यू।